नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी न्यूज। और आज हम जो मुद्दा आपके साथ सामने लेकर के आए हैं वो कोई नया मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर आज तक जो भी भर्तियां निकली हों, भर्तियों में कोई धांधली ना हो, वहाँ कोई घोटाला ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अक्सर चाहे वो दरोगा भर्ती घोटाला हो, चाहे वो इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हो, चाहे फॉरेस्ट को लेकर के भर्ती घोटाला हो, और अभी टीएनएम और एएनएम को लेकर के जो भर्ती हुई है, हर एक भर्ती कोई ना कोई विवादों में रही है। फिलहाल हम खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सामने। यहाँ से एक मामला आया है कि 60 नियुक्तियां होनी थी और उसको लेकर के 2021 में एक विज्ञप्ति निकली थी जिसमें लोगों ने अप्लाई किया। क्या कुछ रहा उसके बाद और क्या हुआ है, शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं और खुद कंप्लेनर हैं जो उनसे पहले कंप्लेनर से ही बात करते हैं। क्या है पूरा मामला? मामला ये इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून में भर्तियाँ निकली, तो इसमें 60 पोस्टें हैं। 60 पोस्टों में तो इसमें इन्होंने ये बोला था पहले हम जो अंदर आउटसोर्सिंग और सुविधा वाले हैं इन्हें लेंगे, उसके बाद अन्यथा लेंगे, और इन्होंने पैसों की डिमांड भी की थी। हमने पैसों के लिए मना कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, अपने भतीजे मतलब यहाँ पे भतीजावाद, बेटावाद और मंत्रीवाद सारा चला है। कोई मंत्री का पीआरओ का बेटा लगता है, एक यहाँ पे हेड ऑफिस में मैनेजर हैं, उनका वाइफ भी लगती है, उनकी साली भी लगती है, उनका भाई भी लगता है, जबकि ये नियम के विरोध है। और इसमें एसआईटी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा घोटाला हुआ है, पूरा मतलब सारी खिचड़ी पकी हुई है। इसमें जांच बैठाई जाए एसआईटी। इस जांच से हम संतुष्ट नहीं है जो ये बैठाई हुई है। अब तक जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर के कई जांचें बैठी है, कोई नतीजा आया? ये जांच होगी तो इस पर एसआईटी जांच से नतीजा आएगा। चलिए, शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं। सेमवाल जी, कई मामले आपने भी उठाए, अब भी और पहले भी लगातार आप देख रहे हैं इस तरह के मामले आए जा रहे हैं। कई बार जांच बैठती है, जांच में फिर वही जीरो, और जांच कमेटी का खर्चा खुद जो है उत्तराखंड के ऊपर एक और भार बनता है। तो क्या कह रहे हैं? ये जिस तरीके की ये भर्तियां हुई हैं, घोटाले हुई हैं, इसी तरीके की फर्जी भर्तियां हरिद्वार में हुई थी 2016-17 में। 19 पद निकले थे सहयोगी और रक्षकों के लिए। उन भर्तियों में ये बात साबित हो गई कि वो जो प्रमाण पत्र थे सब फर्जी थे। जांच हुई, शासन के स्तर से जांच हुई, ये तो विभागीय जांच है, वहाँ शासन के लेवल से एक जांच हुई थी और शासन स्तरीय जांच में ये पाया गया कि हाँ, जो प्रमाण पत्र थे वो फर्जी थे। तो जो प्रबंध निदेशक हैं और जो निबंधक हैं, ईरा उप्रेती जी अपर निबंधक हैं, इन्होंने नोटिस जारी किया बैंक की प्रबंधन समिति को कि भाई इनके खिलाफ जो है आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन प्रबंधन समिति ने कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। तो फिर इन्होंने अभी नोटिस भेजा कि भाई अगर आपने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो प्रबंधन समिति को ही भंग कर दिया जाएगा। लेकिन जो हरिद्वार की जिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंधन समिति है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो आप सोच सकते हो कि ये जांच तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तो जब उस हो गई वाली जांच में दोषी पाए गए लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस बैंक की प्रबंधन समिति को, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की अगर विभागीय जांच होगी तो इसकी परिणति भी साल 2 साल बाद वही होगी। तो इसलिए हमारी मांग है, उत्तराखंड क्रांति दल की ये मांग है कि इससे विभागीय जांच के बजाय इसको एसआईटी से जांच की जानी चाहिए, कम से कम एसआईटी की जांच होनी चाहिए, नहीं तो एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया जाना चाहिए। और कोऑपरेटिव में अब तक की जितनी भर्तियां हुई हैं, कोऑपरेटिव का एक नियम है कि जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर हैं या जो तमाम लोग हैं उनके रिलेटिव यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक हैं, पहले भी शर्मा जी थे और उससे पहले के भी लोग हैं, उसके बाद के भी लोग हैं, सबके लोग जो हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव्स में हैं। और बाकायदा जो नई भर्तियां हैं उसमें 15-15 लाख रुपए दिए गए। और जो ये आउटसोर्सिंग के जो लोग लगे हुए थे इनको कहा जा रहा था कि भाई आपसे 8 लाख रुपए देंगे, लेकिन बाद में जब इनको ये भी लगा होगा कि 8 लाख रुपए क्यों लिए जाएँ, तो इनको तो भारी किया जा सकता है, इनको तो बोलने वाला कोई नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि जो आउटसोर्सिंग वाले जो लोग थे उनसे 8 लाख रुपए देने के बजाय उनको सीधे ही बाहर कर दिया कि या तो 15 लाख रुपए लाओ और या फिर सीधे बाहर हो जाओ। तो तब जाकर के ये जो आउटसोर्सिंग के लोग हैं ये भी इस बात से आक्रोशित हुए कि भाई हम लोगों को 10-12 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, हमसे भी तुम जो है बिल्कुल ही बाहर करना चाह रहे हो। तो ये एक घोटाला है जिसमें इस बैंक के डायरेक्टर, अध्यक्ष, सचिव, ये सबके सब शामिल हैं। ये जो सचिव है वंदना श्रीवास्तव, इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड दागदार रहा है। ये पहले टिहरी में रही हैं सचिव, टिहरी में भी इन्होंने भर्ती घोटाला किया, उसके बाद ये देहरादून आ गई, यहाँ भी इन्होंने भर्ती घोटाला किया। इन पे पहले से भी कई सारी जांचें चल रही है बैंक को डुबोने के बारे में, लेकिन वो जांच का भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऊपर से जो उत्तर प्रदेश से आए हुए एक बीएम मिश्र थे, यहाँ पे निबंधक थे, आईएएस थे, उन्होंने अपने रिटायर होने से पहले पहले इनको सेवा विस्तार दे दिया, जबकि इनका जो सेवानिवृत्ति थी वो 6 महीने बाद होनी थी। तो वंदना श्रीवास्तव, सोचिए कि वंदना श्रीवास्तव का रिटायरमेंट होना था 6 महीने बाद, लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले इनको 6 महीने बाद होने वाले रिटायरमेंट में सेवा विस्तार दे दिया। तो आप सोचिए कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड दागदार है, जिन पे भर्ती घोटाले के आरोप हैं, आखिर क्या कारण है कि ऐसे अफसरों को सेवा विस्तार दिया गया है। और उन्होंने आते ही जो किया वो आज सबके सामने है कि किस तरीके से चयितों को नियुक्तियां दी गई। तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें शासन, प्रशासन, सरकार, कोऑपरेटिव बैंक के पदाधिकारी, ये सबके सब इन्वॉल्व हैं। और हमारी ये मांग इसीलिए है कि इस पर विभागीय जांच के बजाय इस पर एसआईटी से जांच कराई जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जब तक एसआईटी जांच नहीं होगी तब तक ये मामला यूं ही रफा दफा हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पहले के जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए विभागीय जांच पर्याप्त नहीं हो सकती। इसमें जो तमाम पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इनको या तो सस्पेंड करा दिया जाना चाहिए या फिर यहाँ से इनको जो है दूसरी जगह तैनात कर दिया जाना चाहिए, ताकि वो यहाँ पर जो जांच चल रही है उसमें इन्वॉल्व ना हो सके।
आप ये सोचिए, इन्होंने अपने प्रभाव के मद्देनज़र जो जांच कमेटी थी, जो ये नीरज बेजवाल जी और उनकी उसमें आई थी, उनके यहाँ पर आने से पहले ही उन्होंने जिसके पास दस्तावेज थे उसी को यहाँ से भगा दिया और वो चाबी लेकर के चला गया यहाँ से। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग किसी भी तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, रोक रहा हूँ बीच में, माफ़ी चाहता हूँ। उत्तराखंड में कई भर्ती घोटाले हुए हैं अब तक और कई कमेटियां बनी, आपको याद हो किसी कमेटी की अब तक रिपोर्ट आ गई हो? देखो, कमेटी पे कमेटियाँ यहाँ बनती हैं, किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई और ना ही किसी को यहाँ पर आज तक सजा हुई है। बड़े बड़े भर्ती घोटाले हो गए, लेकिन फिर मामला जो है रफा दफा हो जाता है। एक सरकार आती है, वो दूसरी सरकार को बचाती है, दूसरी सरकार आती है, वो पहले वाली को बचाती है, एक दूसरे को ये बचाते हैं। तू मुझे बचा, मैं तुझे बचाऊँ, ये वाला खेल चल रहा है। हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। तो सीधी सी बात है कि जब तक यहाँ पर एक ऐसा प्राविधान ना हो, या तो स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच हो, तब भी हो सकता है। विभागीय जांच पे तो हमारा कतई विश्वास नहीं है। विभागीय जांच तो कराई ही मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए की जाती है। तब पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? कब तक पीड़ित खुद न्याय के इंतजार में बैठे रहेंगे? चहेतों को नियुक्तियां मिलेंगी। और आपने यही नहीं, विधानसभा में भी अभी पिछले साल ही आपने एक मामला उठाया था मेयर साहब। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें यह है कि सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो बेरोजगार संगठन हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम इन मामलों में आवाज़ उठानी पड़ेगी। जिनके अवसर लूटे जा रहे हैं, अगर वो ही अपने बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति इनके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और जो राजनीतिक दल आवाज़ उठाते हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उत्तराखंड क्रांति दल है, तमाम एक साल से, आपको पता है कि एक साल से कोऑपरेटिव की भर्तियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों को जो बेरोजगार लोग हैं वही नकार देते हैं। वो अपने किसी प्रभाव में, दबाव में, अभाव में जाने, मतलब दिल्ली वाले दलों के मोहताज बने रहते हैं, दिल्ली वाले दलों के पीछे भागते रहते हैं। तो जब तक दिल्ली वाले दलों का मोह यहाँ के बेरोजगार और यहाँ की आम जनता नहीं छोड़ेगी, तब तक इस राज्य का भला नहीं होगा। हम किसी से वार्ता कर रहे थे कि अब तो प्रजातांत्रिक तरीके से भी सरकारें चुनी नहीं जा रही। उनका सीधा आरोप था कि जब वोट की ताकत भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जाती है, को लगता ही नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव हो पा रहे हैं। तो इस तरह से जब देखा, सुनिए, यहाँ पर इस राज्य में चुनाव से पहले तमाम जो हमारे सीनियर नेता हैं भाजपा कांग्रेस के, वो नोट बांटते हुए पकड़े गए। आप सोचिए कि जो व्यक्ति, जो नेता चुनाव के दौरान खुलेआम नोट बांट रहा हो वोटिंग के लिए और जनता ले रही हो, तो जब जनता ले रही है, नेताजी नोट दे रहे हैं, तो आप जनता कैसे उम्मीद कर सकती है कि जो नोट बांट रहा है, जिनके पौवे आप पकड़ रहे हो कि भाई तू भी ले आ पौवा, तू भी छाता ले आ, तू भी हमको ढोलक दे दे। भाई जब जनता को ये पता है कि ये नेता है, चुनाव लड़ रहा है और हम इससे बोल रहे हैं कि हमारी कमेटी को ढोलक दे दो जी, हमारी कमेटी को आप चिमटा दे दो जी, हमें जो है आप कुछ और पैसा दे दो, तो जब तक हम जनता नेताओं से, चुनाव लड़ने वालों से ये उम्मीद करेगी कि वो उनको दारू भी पिलाए, उनको नोट भी दे, उनको साड़ी भी दे, उनको कुकर भी दे, उनको ढोलक भी दे, उनको खेल सामग्री भी दे, किट भी भेंट करे, तो तब तक जनता फिर कैसे कह सकती? जब अब जनता अपना वोट बेच देगी तो फिर इसीलिए जनता अपना जो नैतिक बल है, नैतिक साहस है गलत का विरोध करने का, वो खो चुकी है। फिर वही लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, वही मंत्री बनते हैं, वही फिर इनको मिलकर जम के लूटते हैं उन्हीं, और फिर तब जनता अपने आप को फिर अनाथ पाती है। तो ये जो पूरा प्रकरण डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का हुआ है, इसको लेकर के क्या आगे की रणनीति होगी? उत्तराखंड क्रांति दल पहले भी एक साल से अपनी आवाज़ उठा रहा था। हम लोग सड़कों पे एक साल से हैं। ये जो मुद्दा है पब्लिक डोमेन में हम ही ने लाया है, लेकिन जनता कहाँ साथ है? अब जब जनता जब तक अपने क्षेत्रीय दलों को नहीं पहचानेगी और उन चेहरों को नहीं पहचानेगी, उन लोगों को नहीं पहचानेगी जो जनता के साथ खड़े हैं, तो ये उम्मीद बेमानी है कि जिन दलों को वोट देंगे, जो दल इस उत्तराखंड को अपना उपनिवेश समझते हैं, लूट का अड्डा समझते हैं, जिन्होंने बना रखा है, लूट का तंत्र बना रखा है, अगर उन्हीं के पीछे भागेगी, उन्हीं को वोट देंगी, तो फिर एक कहावत है कि नेताओं को, पब्लिक को वही नेता मिलता है जिस लायक पब्लिक होती है। तो अगर पब्लिक को ऐसी नेता चुनने और नोट और दारू और मुर्गे और इन सब चीज़ों पे बिकना है, तो फिर उनको ऐसी नेता मिलेंगे, उन्हें रोना भी नहीं। जान लेते हैं आपका क्या स्टेप होगा आगे, क्या रणनीति है, क्या होगा? कंप्लेनर हैं आप? हाँ जी, आगे ये है कि हमने लड़ाई लड़नी है। ये भर्तियाँ निरस्त हों, इन पे जांच बैठाएं, इन्हें हटाया जाए। जो ये चेयरमैन साहब है, वंदना श्रीवास्तव है, ये अधिकारी है, अगर मनोज शर्मा है, मनोज नेगी है, अमित शर्मा जी है, जो कल भाग गए हैं, क्यों भागे हैं? इसका मतलब उन्हें भगाया गया है दस्तावेज इधर से उधर करने। इसलिए हम SIT जांच चाहते हैं। SIT जांच हो जाए तो उसमें सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कई SIT जांच अभी जो है ठंडे बस्ते में, फिर एक और SIT जांच हो जाएगी, वो भी ठंडे बस्ते में रहेगी। नहीं, इसमें निकल के देखिए, हमें विश्वास है कि होना। चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद लगातार भर्तियां जो हैं वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं घोटालों में, कहीं ना कहीं जो है संदिग्ध रही हैं कि जो अभ्यर्थी वास्तव में योग्य थे उनको नहीं वहाँ पर वरीयता दी गई, और जो रिश्तेदार हैं कहीं ना कहीं वो चहेतों को जो है पद पर बैठाने की जो है नियुक्तियां लगी रही। अब जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में क्या कुछ रहेगा, लगातार हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और लगातार हम आपको इस पर खबर दिखाएंगे कि क्या कुछ जांच में निकल करके आया है। अभी फिलहाल जांच शुरू हुई है, क्या कुछ रहेगा लगातार हम आपको इस पर खबर दिखाते रहेंगे। बने रहिए लोक साक्षी न्यूज़ पर।